हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, ड्राइवर, मैकेनिक्स और बहुत सारे पोस्ट पे निकला है, तो उस पर जो हम टेस्ट सीरीज का श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं। तो टेस्ट सीरीज में जनरल नॉलेज, देखिए जनरल नॉलेज का टेस्ट सीरीज नंबर 8 हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि देखिए प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके जो टेस्ट सीरीज नंबर 1 से 7 तक जो हम एक्सप्लेनेशन किए हैं पूरा, वहाँ से वीडियो आप तैयारी कर सकते हैं। और जितना भी क्वेश्चन बताते हैं पूरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन जो है इसी बेसिस पर आपसे पूछे जाते हैं और सेम टू सेम क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाएंगे। तो देखिए इस जो टेस्ट सीरीज है उसमें हम 10 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन सिर्फ हम ये बताएंगे नहीं, सिर्फ क्वेश्चन बता के आंसर नहीं बताएंगे। क्वेश्चन बता के आपको ऐसे बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, किस तरह पूछे जाएंगे और किस तरह पूछे जाते रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन मीन्स आपको कम से कम 60 क्वेश्चन के बराबर आपको हम पूरा जानकारी यहाँ देने वाले हैं। तो क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को शेयर कीजिए और क्लास को लास्ट तक देखिए। और जो भी फ्रेंड आपका जो मतलब ट्रेड्समैन का फॉर्म डाले हैं उनको क्लास शेयर कीजिए, बताइए स्टडी विथ गुरु जो चैनल है वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो ये देख लीजिए एक बार सिलेबस। सिलेबस क्या है, देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस 25 क्वेश्चन रहेगा। मैथमेटिक्स से भी 25 क्वेश्चन रहेगा। और देखिए जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश 2 सेक्शन रहेगा 25 का। तो आपको एक सेक्शन करना है। तो आपको हम बता दें, आप लोग जनरल हिंदी कीजिएगा। जनरल हिंदी हम यहाँ पढ़ा भी रहे हैं। देखिए जनरल हिंदी जिस तरह पढ़ाते हैं ना उसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 25 में से कम आप 23 से 25 क्वेश्चन करके ही आइएगा, उससे कम आप नहीं कर पाइएगा, याद रखिएगा। उससे कम आप कर ही नहीं सकते हैं। क्वेश्चन आपका ईजी आता है, जितना हम पढ़ा देंगे वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और 2 आवर का एग्जाम होगा, याद रखिएगा 2 आवर का एग्जाम होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग है। तो इसलिए आप लोग तैयारी सही से कीजिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों। देखिए एक क्वेश्चन जो है ना वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए जितना स्टार मारना हो उतना स्टार मार दीजिए, मतलब जितना आपको वीवीआई लिखना है। देखिए वीवीआई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछ जाते हैं। सेंट्रल लेवल एग्जाम दीजिए, स्टेट लेवल एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन आते हैं रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों। तो अपवर्तन के कारण। देखिए अपवर्तन के कारण जो तारे हैं रात में टिमटिमाते आपको नजर आते हैं। तो ऑप्शन बी जो है 21 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसके बारे में जितना भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसको हम बता देते हैं। देखिए आपका माइंड में आता होगा सर अपवर्तन क्या होता है। देखिए अपवर्तन जो है जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपतित होने पर वे अपने मूल दिशा में विचलित हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बताया ना, जैसे मैं यहाँ पे क्या बोला है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है अपवर्तन में, तो क्या होता है यदि सीधे सीधे यदि प्रवेश करता है तो वो सीधे निकल जाती है, ठीक है। और यदि वो देखिए क्या है, क्या बोला है यहाँ से एक बार देख लीजिए क्या है। देखिए जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से, है ना, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, मतलब बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। लेकिन यदि तिरछी तिरछी आपतित होती है तो ये अपने मूल दिशा में फिर से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो समझ गए होंगे, क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो आप लोग 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ये समझ गए। उसके बाद देखिए व्यतिकरण। व्यतिकरण से भी क्वेश्चन, देखिए एग्जाम है, एग्जाम में आपका अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ये सब से क्वेश्चन जो है ना वीवीआई क्वेश्चन, उसका क्या क्या एग्जाम्पल है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो व्यतिकरण क्या है, जब समान आवृत्ति व समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। और इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए एक ये पॉइंट वीवीआई क्वेश्चन है, मतलब ये पॉइंट जो है वीवीआई है, क्या है,
प्रकाश के अपवर्तन के कारण द्रव में अंशतः डूबी हुई जो छड़ी है वो कैसी दिखाई देती है, वो टेढ़ी दिखाई देती है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा सिक्का जो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो दो एग्जाम्पल देख लीजिएगा। उसके बाद तारे का टिमटिमाना, प्रकाश का अपवर्तन का एग्जाम्पल बता दी ना, तीन एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे। एक क्या बता दी, एक तारे का टिमटिमाना। उसके बाद क्या है, आपका जो छड़ी, डूबी हुई छड़ी जो है आपको टेढ़ी दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। उसके बाद यदि कोई बाल्टी है, बाल्टी में भरा बाल्टी में यदि आप 1 रुपये का सिक्का गिराते हैं 2 रुपये का, तो क्या होता है, वो थोड़ा सा तल से ऊपर उठा हुआ महसूस होता है। तो किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो क्वेश्चन जो था आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। क्वेश्चन जो है यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22। देखिए 22 क्वेश्चन क्या है, गोल्डन धान अच्छा स्रोत होता है। तो बताइए, गोल्डन धान जो होता है अच्छा स्रोत होता है, किसका अच्छा स्रोत होता है, तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जितना भी क्वेश्चन बताएंगे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गोल्डन धान जो है अच्छा स्रोत होता है विटामिन ए का। 22 का ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। देखिए, गोल्डन धान विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। सुनहरा चावल, जिसे हिंदी में बोलते हैं सुनहरा चावल, और इसको इंग्लिश में गोल्डन चावल बोलते हैं, गोल्डन राइस बोलते हैं। ओरिजा सटिवा चावल का एक किस्म होता है। सुनहरे चावल का निर्माण 2 बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस जीन युक्त चावल के रूपांतरण के द्वारा किया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जितना भी पूछे जाते हैं इतना आपको बता दिए। इतना आंसर आप याद रखिएगा, क्या, गोल्डन धान में विटामिन ए का मुख्य स्रोत पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 23 पे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैक्स प्लैंक का संबंध है। बताइए, मैक्स प्लैंक का जो संबंध है किससे संबंध है, तो क्वांटम सिद्धांत से। आप लोग बताए ना, आप लोग 9th 10th में 11th 12th में सब पढ़ते ही आ रहे हैं। जो मैक्स प्लैंक साहब जो है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। 23 का ऑप्शन जो है एक करेक्ट आंसर है। तो थोड़ा देख लेते हैं क्या है। देखिए देखिए, मैक्स प्लैंक का जो संबंध है क्वांटम सिद्धांत से है। इन्होंने 1900 ईस्वी में अपना सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या कहा था, देखिए उन्होंने कहा था, फर्स्ट में क्या बोला था, देखिए, कोई वस्तु लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर सकता है। क्या बोला है, ये सब पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये सब पॉइंट भी आपसे पूछ सकता है। जो प्लैंक साहब बोले थे, कोई वस्तु लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर सकता है। उसके बाद पॉइंट 2 देखिए, वस्तु ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण छोटे छोटे पैकेटों में करता है, जिसे क्या कहते हैं, उसे हम फोटोन कहते हैं। तो फोटोन से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद थर्ड में क्या बोला है, किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित कुल ऊर्जा आवृत्ति का समानुपाती होता है। मतलब ई जो समानुपाती होता है आपका न्यू का होता है, और ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, और एच जो होता है ना प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो ये आपसे पूछा था। और एच का मान क्या होता है, 6.667 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो ये मान आपको याद करके जाना है, क्वेश्चन पूछ देगा। 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो जितना भी बताए महत्वपूर्ण है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या बोले थे, देखिए, यदि वस्तु उच्च ऊर्जा क्षेत्र से निम्न ऊर्जा क्षेत्र में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन, तथा निम्न ऊर्जा क्षेत्र से उच्च ऊर्जा क्षेत्र में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो देखिए ये पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है आपको ये वीवीआई पॉइंट है, वीवीआई पॉइंट है। क्या है बोला है, यदि वस्तु जो है उच्च ऊर्जा क्षेत्र से, क्या बोला है, उच्च ऊर्जा क्षेत्र से निम्न ऊर्जा क्षेत्र में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और निम्न ऊर्जा क्षेत्र से उच्च ऊर्जा क्षेत्र में जाने पर ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो ये क्वेश्चन जितना भी बताया ना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 23 का क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे आते हैं। 24 क्वेश्चन क्या है, यदि किसी तरल के सतह पर दबाव बढ़ाया जाए तो उसका क्वथनांक क्या होगा। देखिए, यदि किसी तरल के सतह पर यदि प्रेशर, प्रेशर मीन्स दबाव, दबाव को यदि इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसका जो क्वथनांक है वो भी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ये आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आपसे भी आगे एग्जाम में आपसे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में पूछे जाएंगे। तो 24 का क्या है, ऑप्शन जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। तो देख लेते हैं क्या है। देखिए क्वथनांक क्या होता है, देखिए क्वथनांक क्या होता है, देखिए निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए संघनन, संघनन क्या है, निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, किसी वाष्प का द्रव में बदलना निश्चित ताप पर क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। उसके बाद देखिए, प्रायः
क्वथनांक एवं संघनन ताप क्या होते हैं, समान होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये पॉइंट ऐसा भी पूछ देगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन सही है, तो ये सब कथन याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, द्रव में अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। द्रव में यदि अशुद्धि मिलाते हैं तो क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अशुद्धि मिलाने पर प्रायः ठोसों का गलनांक घटता है। देखिए, द्रव में क्या होता है, यदि अशुद्धि मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है, लेकिन ठोस में क्या होता है, जो अशुद्धि मिलाते हैं तो गलनांक कम हो जाता है। तो क्वेश्चन जो है आपको वीवीआई क्वेश्चन है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। क्या होता है, द्रव में बढ़ जाता है अशुद्धि मिलाने पर, और ठोस में अशुद्धि मिलाने पर घट जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, द्रव का वाष्प में बदलना इवेपोरेशन कहलाता है, मतलब हिंदी में वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहलाता है। तो 24 का क्या है, 24 का आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसलिए बताया ना, आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, एक क्वेश्चन में 5 या 6 क्वेश्चन के बराबर आपको बताएंगे। शुरू में ही बताए थे 10 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन 50 या 60 क्वेश्चन के बराबर आपको हम पूरा जानकारी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और इसी तरह देखिए, इसी तरह हम आपका मतलब सेपरेट हिस्ट्री पर वीडियो ला देंगे, जियोग्राफी पर लाएंगे, इकोनॉमिक्स पर भी ला देंगे, पॉलिटी पर भी लाएंगे, उसके बाद करेंट अफेयर भी लाएंगे, स्टैटिक जीके में पूरा ला देंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किया था, हरियर और बुक्का दोनों भाई ने किया था। 1333 ईस्वी में किया था, 1333 ईस्वी में किया था। और उस समय दिल्ली सल्तनत का शासन था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का शासन 1206 से कब तक चला है, 1526 ईस्वी तक चला है। और जब 1333 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था हरियर और बुक्का, तो उस समय तुगलक वंश का शासन चल रहा था। और तुगलक वंश में शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक जो शासक था। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो 25 का क्या है, 25 का ऑप्शन जो है ए इज द करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं क्या है, देखिए, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 ईस्वी, देखिए 1333 बोलते, देखिए 1336 ईस्वी लिख दीजिए, 1336 ईस्वी में स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। तो 1336 ईस्वी में उसका स्थापना किया गया था, हरियर और बुक्का दोनों भाई के द्वारा। उसके बाद देखिए, उनके पिता का नाम क्या था, संगम नाम था, इसीलिए इस वंश का नाम संगम वंश मतलब रखा गया था। उसके बाद देखिए, 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद, 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु हो जाता है। उसके बाद उसका जो पुत्र है हरियर द्वितीय, 1377 से 1404 ईस्वी तक शासन करता है, सिंहासन में बैठता है, और उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा, कौन सा जो मतलब कौन था विजयनगर साम्राज्य में जो संगम वंश था, कौन जो ऐसा शासक था जिसने मतलब महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो किसने, हरियर द्वितीय ने उपाधि धारण की थी, ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोलकुंडा का युद्ध, गोलकुंडा का जो युद्ध हुआ था, कुली कुतुब शाह और कृष्णदेव राय के बीच में हुआ था। उसके बाद देखिए, कृष्णदेव राय का शासन काल विजयनगर में साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। तो ये भी पॉइंट याद है, क्वेश्चन पूछ देगा, विजयनगर साम्राज्य में जो साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है, किसके शासनकाल को माना जाता है, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को माना जाता है। तो आप लोग कृष्णदेव राय के बारे में जानते होंगे, बहुत मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो है कृष्णदेव राय प्रथम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज 8 तेलुगु कवि रहते थे। तो ऐसा क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। 8 जो अष्ट दिग्गज जो तेलुगु कवि थे, किसके दरबार में रहते थे, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। उसके बाद देखिए, कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। तो बताए थे ना, जो उपाधि धारण किया जाता था अपने आप को मतलब अन्य राजा से ऊपर मानने के लिए, मतलब अत्यधिक प्रतिष्ठित मानने के लिए, जो भी जो शासक थे, यदि कोई विजय जीतते थे, मतलब कोई भी युद्ध जीतते थे, तो क्या करते थे, उपाधि धारण करते थे। तो आपको इतना पॉइंट याद रखना है। तो 25 का आपको बता दिए, 25 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1336 ईस्वी में स्थापना करता है, याद रखिए, 1336 ईस्वी में स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन पे आते हैं। 26 क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन वीवीआई है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपको पता होना चाहिए। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। मतलब ऑप्शन जो है ए इज द करेक्ट आंसर, क्या है, 26 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। तो देख लेते हैं क्या है, देखिए,
भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ। सारनाथ कहाँ पे है? तो वाराणसी में है, स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। इसे कब अपनाया गया है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया है। उसके बाद देखिए, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ की विशेषता यह है कि यह स्तंभ एक पत्थर का भाग है। किसका भाग है? एक पत्थर का भाग है। इस स्तंभ के सबसे ऊपर 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ दिखाते हुए खड़े हैं, जिसमें से एक मतलब दिखाई नहीं देता है। देखिए 3 सिंह दिखाई देता है, लेकिन 4 सिंह है, पीछे वाला जो सिंह है वो दिखाई नहीं देता है। उसके नीचे एक हाथी है, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सांड और सिंह की उभरती हुई चित्र है, और इसके बीच में एक चक्र बना हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन जो है आपको पता है ना, ये सब याद करके जाइएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्या क्या है देखिए, उसके नीचे एक हाथी है, एक दौड़ता हुआ घोड़ा है, एक सांड है और एक सिंह को उभरते हुए चित्र है, और इसके बीच में एक चक्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक चक्र बना हुआ है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, स्तंभ के सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडो उपनिषद से लिया गया है। तो क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो है शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद देखिए, स्तंभ के सबसे ऊपर धर्म चक्र परिवर्तन लिखा गया है, जो बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन से लिया गया है। तो जितना पॉइंट बता रहे हैं सब महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए, इसमें एक चक्र में जिसमें से 24 तिलिया है, जो प्रगति का प्रतीक है। तो क्वेश्चन पूछ देगा चक्र में कितना तिलिया है? तो चक्र में आपका 24 तिलिया है, याद रखें 24 तिलिया है। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में पूछ देते हैं। तो समझ गए होंगे 26 का ऑप्शन जो है ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस वायसराय ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? बताइए, राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस वायसराय ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो 27 का बताइए। 27 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन। तो ऑप्शन जो डी है करेक्ट आंसर। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ए याद रखिए कौन कौन है, बी और सी है। लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन तो इसको भारतीय स्वशासन का जनक माना जाता है, भारत का उद्धारक भी माना जाता है। तो लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन, सॉरी याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी और मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है ना, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट है, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा। तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। उसके बाद देखिए, लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद लॉर्ड रिपन आता है। देखिए, लॉर्ड लिटन जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाता है 1878 में, और 1882 ईस्वी में इसको समाप्त किया जाता है। किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो 1878 में लाया था लॉर्ड लिटन लाया था, लेकिन जो समाप्त करता है 1882 में लॉर्ड रिपन करता है। तो इतना आप जानकारी महत्वपूर्ण याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, दिल्ली दरबार हुआ था। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में दिल्ली दरबार हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1877 ईस्वी को हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए, शस्त्र अधिनियम 1878 भारतीयों को शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में जो जो महत्वपूर्ण घटना है समझ लीजिएगा। शस्त्र नियम 1878 लाया गया, उसमें भारतीयों को शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद देखिए, सिविल सर्विसेज परीक्षा में बैठने की जो उम्र था 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर दिया। अब बताइए, तो ये क्वेश्चन जितना भी बताया ना महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए, लॉर्ड रिपन के बारे में देख लीजिए। देखिए, लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी तक महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो देखिए, लॉर्ड रिपन जो है लॉर्ड लिटन द्वारा जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था, लॉर्ड रिपन द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया 1882 ईस्वी में। उसके बाद देखिए, इसने सिविल सर्विसेज परीक्षा में बैठने की उम्र को बढ़ाकर 19 से 21 वर्ष कर दिया। देखिए, लॉर्ड लिटन जो है मतलब क्या किया था, 21 से 19 कर दिया था। लेकिन जो लॉर्ड रिपन जो मतलब आपका वायसराय बनता है, तो क्या करता है, उसका जो शासन का मतलब जो 21 वर्ष उम्र को फिर से 21 वर्ष कर देता है, 19 वर्ष से 21 वर्ष कर देता है। उसके बाद क्या है, नियमित 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत
1881 ईस्वी से शुरुआत हुआ है, क्योंकि देखिए 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो द्वारा मतलब पहली बार जनगणना करवाया गया था। लेकिन 1881 ईस्वी से जो नियमित जनगणना 10 वर्ष पर कराया गया था, जो शुरुआत किया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा ही शुरुआत किया गया था। इसीलिए ना लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है और स्थानीय स्वशासन का जनक भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लाया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 ईस्वी में, और स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो क्वेश्चन जितना भी बताए ना, सब क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन जो है लॉर्ड रिपन से और लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, भारत के वायसराय पे जो उनके द्वारा महत्वपूर्ण जो कार्य किया गया था इस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पे आते हैं, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको अभी भी थोड़ा देर पहले भी बताया है, क्या है, मुंडकोपनिषद। मतलब ऑप्शन जो है 28 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए क्या है, देखिए सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य कथन बृहदारण्य क्या है, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, तो ये याद रखिएगा। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य जो कथन है कहाँ से लिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य से क्या अर्थ क्या होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर। तो ये सब जब आप मतलब बचपन में जब स्कूल जाते होंगे तो ये सब जो प्रार्थना आप लोग जरूर करते हो रहे होंगे स्कूल में, ठीक है, तो ये सब याद मतलब रहना जरूरी है। उसके बाद देखिए संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, 16 है। वैदिक काल में गाय को अधन्या माना जाता था। तो देखिए क्वेश्चन जो है ना याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई पॉइंट है, याद रखिएगा। वैदिक काल में अधन्या किसे कहा जाता था, तो अधन्या जो कहा जाता था किसके कहा जाता था, गाय को कहा जाता था। और गाय का जो मतलब प्रमुख स्थान मतलब गाय को पूजा किया जाता था, लोग मतलब पवित्र मानते थे गाय को, ये याद रखिएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29 क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता हुआ था। देखिए एक क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता। देखिए गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में हुआ था, 1931 ईस्वी में। देखिए गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, 31 में हुआ था और 32 में हुआ था। और गांधी जी जो थे 1931 ईस्वी में मतलब गोलमेज द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए थे। और भीमराव अंबेडकर जी जो थे 1930 में, 31 में, 32 में, तीनों में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो क्वेश्चन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 29 का क्या है, 29 का ऑप्शन जो है ए इज द करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए क्या है, देखिए गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को दिल्ली में समझौता हुआ था। किसके किसके सहयोग से बताइए, तो तेज बहादुर सप्रू और ए.आर. जयकर के सहयोग से। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौतों में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। तो किसने कहा था, कैंपबेल ने कहा था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, क्या बोला था कैंपबेल ने, गांधी इरविन जो समझौता था उसमें गांधी जी के जो लाभ था उसे क्या बोला गया था, सांत्वना पुरस्कार कहा था। किसने कहा था, एलन कैंपबेल ने पूछा था। तो कथन से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई कोई एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी थी। तो क्वेश्चन पूछ देगा, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था तो उसमें गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा किसने दी थी, तो सरोजिनी नायडू ने दी थी। तो ये क्वेश्चन वीवीआई है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए यह समझौता मुख्य रूप से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। तो ये देखिए क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी तरह आपका वीडियो आते रहेगा। तो क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिए। और जो भी फ्रेंड्स आपका जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का फॉर्म डाले हैं उनको बताइए, स्टडी विद क्रेजी गुरु चैनल पे क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स भी आएगा, रीजनिंग भी आ रहा है, एप्टीट्यूड मतलब उसके बाद जीके जीएस भी आ रहा है और जनरल हिंदी भी आ रहा है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।